इसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक है संरचना के आधार पर और दूसरा है कार्यों के आधार पर। संरचना का मतलब आना समझ, जिससे उसका निर्माण हुआ है वो है। तो संरचना के आधार पर दो तरीके की परिभाषा है। एक दस्तावेज के रूप में संविधान, दूसरा है शक्तियों के स्रोत के रूप में संविधान। और इसमें आ जाएगा शक्तियों का संतुलन करने वाली प्रणाली के रूप में। तीन तरह की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक। अब दस्तावेज के रूप में क्या है? डॉक्यूमेंट, बुक है हमारे पास यह, तो मैं लिखवा देता हूं, लिख लो इसको, मैं नोट करा देता हूं। लिख लो, दस्तावेज के रूप में संविधान, दस्तावेज के रूप में संविधान के अंतर्गत दस्तावेज के रूप में संविधान के अंतर्गत राज्य का स्वरूप, उसकी प्रकृति और उसके लक्ष्यों का या उद्देश्यों का, उद्देश्य ऐसे लिखो, क्या लिखा? राज्य की संरचना, उसकी प्रकृति और उसके उद्देश्यों का उल्लेख होता है। जैसे लिखा है भारत एक गणराज्य है या भारत लोकतंत्र है, तो बता रहा है कि भारत एक राज्य के रूप में कैसा है और उसकी प्रकृति क्या है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि क्या है, उसकी प्रकृति बताएगा वह। और उसके साथ साथ यह भी बताएगा कि उस राज्य का उद्देश्य क्या है। ये बातें अगर जहां लिखी गई हों उस दस्तावेज को कहेंगे संविधान। जैसे हमारे पास बेयर एक्ट होगा तो भारत का संविधान मैं बतलाऊंगा, वो खरीद लेना है ना, वो क्लास में लेके आना ताकि आर्टिकल्स देखने में आसानी। मेरे पास तो स्क्रीन पर है ना, तुम्हारे पास होना चाहिए हाथ में भारत का संविधान, एक इंग्लिश हिंदी दोनों वाला, बाइलिंगुअल, ताकि हिंदी शब्द को कई बार समझने में दिक्कत होगी तो अंग्रेजी शब्द से उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो दस्तावेज के तौर पर एक संविधान में इस तरह की बातें होंगी। दूसरा यह है शक्तियों के स्रोत के रूप में। यह लिखो, लिखवाता हूं इसकी परिभाषा। शक्तियों के स्रोत के रूप में राज्य के सभी अधिकारियों और संस्थाओं, राज्य के सभी अधिकारियों और संस्थाओं की शक्तियां या शक्तियों का उल्लेख, सभी अधिकारियों और संस्थाओं की शक्तियों का उल्लेख करने वाला दस्तावेज। जैसे संसद, न्यायपालिका, है ना, ये सब तो संस्थाएं हो गई। अधिकारी जैसे हो गया राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कौन क्या काम करेगा, उसकी शक्ति क्या होगी, उसका उल्लेख करेगा यह। तो संरचना दो तरीके से बन रही है, एक उसके राज्य के स्वरूप प्रकृति का उल्लेख करता है, दूसरा उसके अधिकारियों संस्थाओं की शक्तियों का उल्लेख करता है।
अब इसको समझना है थोड़ा, ये तो सीधे सीधे इसको समझने की जरूरत है। ये कैसे समझा जाएगा? जैसे राज्य में कौन रहेगा, तो एक तरफ तो सरकार है, एक तरफ नागरिक है ना। नागरिक, अगर मान लिया भारत का एग्जाम्पल है कि हम लोग जितने भी हैं वो नागरिक है और एक सरकार है हमारी, तो सरकार के पास कार्य करने की बहुत सारी शक्तियां हैं। हमारे पास की शक्ति क्या है? तो हमारे अधिकार हैं, आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसे अगर हम घर से बाहर निकले और पुलिस रोके कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो हम उसको कहेंगे ना कि राइट टू मूवमेंट इज माई राइट। घर से बाहर जाना, किसी से बात करना, आप मुझे रोक नहीं सकते, मेरा अधिकार है यह। तो नागरिकों की शक्ति उसके अधिकार है, और राज्य की शक्ति है कि वह किसी कानून को लागू करके हम पर रोक लगा सकती है। इस तरह की शक्तियां बटी हुई हैं। समस्या क्या होगी कि कब समस्या हो सकती है कि जब राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे जबरन, या नागरिक अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगे, हम तोड़फोड़ करने लग जाए, तो दोनों स्थितियां खराब हैं। तो तकनीकी रूप से उसको कहा जाता है कि अगर राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है अपनी इच्छा अनुसार, जो उसकी मर्जी हो, उसको कहते हैं स्वेच्छाचारिता। अपनी स्वेच्छा से कर रहा है वह, जो मन में आएगा वह करेगा। और जब नागरिक राज्य का विरोध करता है एक सीमा से ज्यादा, उसको कहते हैं अराजकता, एनार्की, कि हमने राज्य को मानने से इनकार कर दिया। मेरे अनुसार राज्य का, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे जो इच्छा होगी मैं करूंगा एज ए सिटीजन। वही स्थिति राज्य की हो सकती है। तो संविधान का काम क्या होगा कि दोनों की शक्ति कहां तक प्रयोग में लाई जाएगी उसकी सीमा तय करेगा, कि राज्य इस सीमा से आगे नहीं जा सकता और नागरिक इस सीमा से आगे नहीं जा सकता। जैसे अगर हमें बोलने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को गाली दे दें, राइट। अगर मुझे चलने का अधिकार है तो मैं किसी को धक्का देकर गिरा कर नहीं चल सकता। तो वहां पर एक सीमा तय कर दी गई है। तो ताकि क्या होगा, शक्ति संतुलित रहेगी दोनों की। और जब शक्तियां संतुलित रहेंगी तो तकनीकी भाषा में क्या कहेंगे कि न तो राज्य स्वेच्छाचारी होगा और न नागरिक अराजक होगा। तो संविधान एक ऐसी प्रणाली है जो राज्य की स्वेच्छाचारिता से और नागरिकों की अराजकता से बचाता है उस देश को। और इसके लिए करता क्या है कि वह राज्य और नागरिकों दोनों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय कर देता है। ठीक है। जैसे एक संविधान में लिखा है आर्टिकल 14 में 14 कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। एक है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, राइट। तो राज्य की शक्ति रोकी गई है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। अगर 19 में, आर्टिकल 19 में हमें बोलने की, चलने की, अपना रोजगार करने की स्वतंत्रता है, तो उस पर सीमा रखी गई है कि हमारे बोलने से राष्ट्र की सुरक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए, भारत की एकता या अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो उस पर हमारे बोलने, हमारे अधिकारों की सीमा तय की गई है। तो इस रूप में संविधान को कहा जाएगा कि उसका कार्य क्या है कि वह दोनों की शक्तियों की प्रयोग की सीमा तय करके और तब दोनों की शक्तियों का संतुलन करता है, ताकि ना तो राज्य स्वेच्छाचारी हो और ना ही नागरिक अराजक हो। आया समझ में? आया? आ गया समझ में? इसको लिख लो, लिखवाता हूं। तीसरा जो है यह कि संविधान वह प्रणाली है जो राज्य और नागरिक दोनों की ही शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय करता है, ताकि
ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सके, ताकि ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सके। दूसरे शब्दों में ऐसी सीमा तय होने के कारण संविधान राज्य को स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, स्वेच्छाचारी का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्बिट्ररी। शब्द में जहां दिक्कत होगी वहां सरल भाषा में लिख लेना। ऐसे लिखा है स्वेच्छाचारी, शब्द तो परीक्षा में यही आएगा। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको अपनी भाषा में लिख लूंगा। किसका मतलब है, स्वेच्छा है ना, अपनी इच्छा से काम करने वाला। संविधान राज्य को स्वेच्छाचारी होने और नागरिकों को अराजक होने, अराजकता को अंग्रेजी में कहते हैं एनार्की, मतलब राज्य का विरोध कर दिया, नागरिकों को अराजक होने से बचाता है। ठीक, ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब कितने तरह का संविधान हो सकता है, उसके बाद आएंगे कि भारत का संविधान कैसा है, और तब फिर उसकी विशेषता, स्रोत, उस पर बात करेंगे हम। जैसे सबसे पहला इसको हम बांट सकते हैं विचारधारा के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, कौन सा विचार है संविधान के अंदर, उसके आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे पहला है उदारवादी संविधान। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल देने वाला, जिस देश में ऐसा संविधान है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण हो और उसके कारण दूसरी चीजों पर रोक लगाई जा सके, किसी भी कीमत पर व्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी नहीं जा सकती हो, अगर ऐसा संविधान है तो उसको कहा जाएगा कि वह संविधान उदारवादी है। ठीक, दूसरी जो विचारधारा है वह है समाजवादी। सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, समाजवादी संविधान। इसका मतलब हो गया कि संसाधनों का समता मूलक, इसको कहते हैं जिसकी जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार
वितरण को या वितरण पर सर्वाधिक बल देने वाला संविधान। जिस व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है उस संसाधन में क्या होगा, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, जैसे सबको शिक्षा मिलती रहे, सबका स्वास्थ्य बेहतर हो, रोजगार सबके लिए उपलब्ध हो, वो सारे संसाधन जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। अगर उस पर बल दे रहा है तो उस संविधान को कहा जाएगा समाजवादी संविधान। ठीक। तीसरा है साम्यवादी। ये लिख लिया, लिख लो। तीसरा लिख रहा हूं यहां, साम्यवादी या कम्युनिस्ट। संसाधनों पर निजी स्वामित्व के बदले समुदाय का स्वामित्व। एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, पूरे समाज की संपत्ति है वह। इस भावना में अगर कोई विश्वास रखेगा तो उसको कहेंगे साम्यवादी, कम्युनिस्ट। राइट। जैसे उदाहरण क्या होगा इसका, मान लिया कि हमने भारत का उदाहरण लें कि हमने किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदी मान लो, तो उसके नाम से रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्री हो जाती है जमीन की, और वह उसका स्वामी है जिसके नाम से रजिस्ट्री हो गई। अगर राज्य को कभी ऐसा लगता है कि वहां पर देश की सुरक्षा के लिए कोई काम करना है, वो जमीन हमसे ले सकती है ना, सरकार मुआवजा दे देगी, लेकिन जमीन लेने का अधिकार सरकार को है। इसका मतलब है कि संपत्ति तो है हमारे पास, लेकिन एक खास समय तक के लिए ही हो सकती है। अगर राज्य को जरूरत पड़ेगी तो राज्य वो संपत्ति मुझसे ले सकता है। कारण क्या है कि उस पर निजी स्वामित्व तो नहीं है, समुदाय का स्वामित्व। सभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक व्यक्ति की संपत्ति ली जा सकती है, उसके बदले उसको हम उतना धन या उतनी राशि दे देंगे जिससे कि उसके जीवन यापन में कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, उसको मुआवजा दे देंगे हम। लेकिन अगर उसके बिना काम नहीं चल सकता तो वह संपत्ति सरकार ले सकती है। ठीक, तो निजी स्वामित्व तो नहीं रहेगा, एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वो सारे लोगों की संपत्ति है उस देश की। ऐसा उल्लेख करने वाला अगर कोई संविधान है तो कहा जाएगा कि वह संविधान साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है। जैसे चीन का संविधान है, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्युनिस्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशलिस्ट ऑल्सो, लिबरल ऑल्सो। कुछ गुण हैं हमारे यहां भी साम्यवाद के। जैसे एक आर्टिकल में लिखा है समुदाय भौतिक संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा, एक आर्टिकल भारत के संविधान में भी है। तो थोड़ा सा गुण साम्यवाद का भी भारत में है, कुछ गुण उदारवाद का भी है, कुछ समाजवाद का भी है। तो भारत के संविधान में सभी तरह की विचारधाराएं हैं। लेकिन चीन का संविधान है वो उदारवादी नहीं है, चीन का संविधान प्योरली कम्युनिस्ट है। अमेरिका का संविधान देखेंगे तो प्योरली लिबरल है ना। तो भारत के संविधान की विशेषता है वह कि एक से अधिक विचारधारा उसमें जोड़ी गई है। रीजन क्या है कि इंडिया इज मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी है, बहुसांस्कृतिक है, जाति आधार पर वर्गीकृत है, बहुत तरह के लोग समुदाय यहां रहते हैं। इसलिए सबों की आवश्यकता को देखते हुए किसी एक विचारधारा पर काम करना भारत के लिए संभव नहीं था। कहीं पर भाषा अलग है, कहीं पर संस्कृति अलग है, कहीं धर्म अलग है, कहीं जाति अलग है, वर्ग अलग है,
तो उस आधार पर हम सबकी इच्छा अगर पूरी करनी हो, सबकी आवश्यकता पूरी करनी हो, तो किसी एक विचारधारा से नहीं हो सकती, है ना। तो हमने अपने संविधान में एक से अधिक विचारधाराएं रखी है, लेकिन अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरह की विचारधारा होगी, राइट। और चौथा जो इसका वर्गीकरण है विचारधारा के आधार पर, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक संविधान, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा जाएगा कि समानता और न्याय पर सबसे अधिक बल देने वाला संविधान, समानता और न्याय पर सबसे अधिक बल देने वाला संविधान। ठीक है। और जब जब पढ़ा जाएगा कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है, एक विशेषता यह भी हो गई कि अन्य देशों की तुलना में भारत के संविधान में एक से अधिक विचारधाराएं हैं, है ना। और वो विचारधाराएं कैसी हैं? उदारवादी भी है, समाजवादी भी है, साम्यवादी भी है और लोकतांत्रिक भी है। चारों तरह की विचारधारा हमारे संविधान में है। क्या आया समझ में? एक आधार हुआ ये वर्गीकरण का विचारधारा के आधार पर।